हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली अभी तक आप सभी लोगों ने आरबीआई गवर्नर के बारे में मार्केट में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूं कि ऐसी वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुटअप किया है वो यही है कि हमारे इंडिया की जो आरबीआई है वो पूरी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करना चाह रही है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से देखा होगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, और बहुत सारी ऐसी कंट्री की गवर्नमेंट है जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट भी कर दिया है। उसके बाद में पूरी दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं और पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो लोग भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट कर रही हैं, जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। और उसके बाद में बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% लीगल टेंडर भी कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक क्रिटिसाइज किया है। चाहे वो बिल गेट्स की बात कर लें, चाहे वो बड़ी बैंक में जेपी मॉर्गन साहब की बात कर लें, या फिर और भी जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को गलत तरीके से स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद में बात करेंगे, अगर हम आरबीआई गवर्नर साहब की बात कर लें जो श्रीकांता दास जी हैं, ये 2016-17 से लेकर के 2022 तक अभी तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में कभी भी यहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, हमेशा इनका नेगेटिव स्टेटमेंट भी आया है। उसके बाद में बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि 2018 में आरबीआई ने पूरी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बाद में केसेस चले और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और फाइनली जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे वो अगेन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अपने डायरेक्ट अकाउंट से एक्सचेंजों पर बाई सेल स्टार्ट करना शुरू कर दिए। उसके बाद में हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है, चाहे वो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो यहां पर जितने भी लोग हैं, सेबी हैं, फेरा है, फेमा है, ये किसी भी कंट्री के मेन लोग होते हैं, चाहे वो रेगुलेटर्स हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, फेरा हो, फेमा हो, सेबी हो, सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी डिजिटल असेट्स होते हैं, जिन चीजों को रेगुलेट करने की बात आती है तो यही लोग मिल करके ही रेगुलेट करते हैं, उसके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे आरबीआई की पावर की। अगर हम बात कर लें, ऐसा नहीं है कि आरबीआई की पावर नहीं है या फिर इंडियन गवर्नमेंट की पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं है, सभी की अपनी अपनी पावर है। तो आरबीआई की अगर हम पावर की बात कर लें तो जो भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ते हैं, डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, उनको मेंटेन करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। उसके बाद में बहुत सारी मॉनेटरी सिस्टम्स होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और बहुत सारे मनी के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी ये लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं मिस्टर श्रीकांता दास जी, इन्होंने 2016-17 से 2022 तक क्या क्या कहा है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले इन्होंने यह कहा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो मेरा ओपिनियन है वो यह है कि यह बात सभी लोगों को पता है, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज्यादा रिस्क है, और जितना हाई रिस्क है उतना हाई रिवॉर्ड भी है, और जहां रिस्क है वहां इश्क है। उसके बाद में बात करेंगे, आप लोग खुद सोचिए कि क्या शेयर मार्केट जो लीगल यहां पे माना गया है, रेगुलेटेड है इंडिया में, और सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या शेयर मार्केट यहां पे जो लॉस होता है लोगों के साथ में वो लॉस नहीं होता है? शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, पूरी तरीके से रिस्की है। एलआईसी का आईपीओ आया, 900 रुपीज के आसपास लॉन्च हुआ, और अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 500-600 के आसपास चल रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए कितना लोगों को यहां पे लॉस हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी रिस्की है और शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, दोनों यहां पर रिस्की है। उसके बाद में बात करेंगे, इन्होंने एक बात और कही है कि क्रिप्टो विल नॉट एक्सेप्टेड एज ए पेमेंट मेथड। इनका यह कहना है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को हम कभी एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से आपने शेयर मार्केट को रेगुलेटेड किया है इंडिया में, जिस तरीके से रेगुलेटेड है, उसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेटेड कर दीजिए, और पेमेंट मेथड की किसी को जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास में इंडियन रुपीज है, उसका हम हर जगह यूज कर लेंगे पेमेंट मेथड के लिए, और शेयर मार्केट भी एज ए पेमेंट मेथड कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है। यह चीज आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने यह कही थी कि बिटकॉइन इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। तो आप खुद सोचिए, शेयर मार्केट क्या लीगल टेंडर है यहां पे इंडिया में? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीज ही है ऐसा जो लीगल टेंडर है इंडिया में। हर एक कंट्री की हर एक करेंसी होती है और उसी को गवर्नमेंट लीगल टेंडर मानती है, और उसी के थ्रू सारी चीजें बाइंग सेलिंग होती है। तो शेयर मार्केट भी यहां पर इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, और लीगल टेंडर बनाने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उन सभी लोगों का कहना है, और इवन हमारी भी यही सोच है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मानने की जरूरत नहीं है। हालांकि एल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नईब बुकेले जी,
उन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से लीगल टेंडर कर दिया है। तो ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स होंगी जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को आने वाले टाइम में लीगल टेंडर मान सकती हैं। उसके बाद में इन्होंने एक बात और कही थी कि मिस यूज ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। इसका मतलब यह होता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। चलिए इस टॉपिक को भी कवर करते हैं। इनका यही कहना था कि बहुत सारे नंबर 2 के काम होते हैं, बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग होती है और भी बहुत सारे यूज केस हैं जो यहां पे मिसयूज इन्होंने बताया था। तो इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। हम ये कहते हैं, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इंडियन रुपीज 100% रेगुलेटेड है। मैं भी यूज करता हूं, आप भी यूज करते हैं, पूरे इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम आईएनआर का मिसयूज करने की बात कर लें तो आप खुद सोचिए, इंडिया कंट्री में बहुत सारे रेप होते रहते हैं, बहुत सारी न्यूज आती है, आप लोग भी देखे होते हैं। तो रेप जो होते हैं, बहुत सारे लोग रेप करवाते भी हैं, तो उसमें आईएनआर का यूज होता है। उसके बाद में मर्डर बहुत सारे होते हैं, गोलियां चलती हैं, बहुत सारे लोगों को शूट कर दिया जाता है। तो क्या उसमें आईएनआर का यूज नहीं होता है? 100% आईएनआर का ही हो जाता है, पैसे देकर के ही काम करवाया जाता है। उसके बाद में बहुत सारी बच्चों की किडनैपिंग होती है, बहुत सारे लोग इसमें किडनैप करवाते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या इसमें आईएनआर का यूज नहीं होता है? 100% होता है। तो क्या आईएनआर को 100% बैन किया जा सकता है? किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसकी करेंसी को बैन किया जाए, और बैन कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो चलाना ही पड़ेगा, रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए, आईएनआर का भी मिसयूज बहुत सारा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही एग्जांपल लिए हैं, आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद में बात करेंगे इंटरनेट की। आप सोचिए, इंटरनेट पूरी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, स्टार्टिंग फेज से लेकर के अभी तक। और अगर हम इसके यूज केस की बात करें तो हर एक इंडस्ट्री में इंटरनेट चलता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितनी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में इंटरनेट का यूज होता है। पढ़ाई में, एजुकेशन सिस्टम में भी यूज होता है। लेकिन अगर मिसयूज की बात कर ले तो जो ये रेप होते हैं उसमें कॉलिंग होता होगा कहीं ना कहीं मोबाइल फोन से, और जब कॉलिंग होती है तो इसका मिसयूज हो गया इंटरनेट का। उसके बाद में जो मर्डर होते हैं, जो किडनैपिंग होती है, ये सारे मिसयूज हो गए इंटरनेट के। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं मार्केट में, हम ये कमेंट पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं करेंगे। बहुत सारे पॉर्न्स भी देखे जाते हैं। आप सोचिए, पॉर्न इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन लोग पॉर्न भी देखते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या इंटरनेट का ये मिसयूज नहीं हो गया? 100% ये मिसयूज हो गया। क्या इंटरनेट को बैन कर सकते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब? बिल्कुल नहीं बंद कर सकते, कोई भी नहीं बंद कर सकता है। उसके बाद में बात करेंगे, यहां पर उन्होंने ये कहा है, एक बात और कही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम करना चाहते हैं। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो, फेरा हो, फेमा हो, कोर्ट हो, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारी जनता जो है, हमारे सिटीजन जो है, उनके साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन किया जाए। लेकिन क्या यह चीज सच में पॉसिबल है? 100% बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। उसका भी जवाब मैं दे देता हूं। आप सोचिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चलाती है, बहुत सारी कंपनी चलती हैं, डेली लॉन्च होती हैं और बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम करके चली जाती हैं। तो यहां पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो लोगों का लॉस हुआ है, क्या हमारे या आरबीआई के गवर्नर साहब इन यूजर्स का पैसा रिटर्न दे सकते हैं या फिर इनको यह पैसा दिलवा सकते हैं? बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में डेली फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनी जाती है, बहुत सारे लोगों को लॉस होता है, करोड़ों अरबों का लॉस हो जाता है, मिलियन ट्रिलियन डॉलर में लॉस होता है। तो क्या इसका पैसा ये दे सकते हैं? उसके बाद में रियल एस्टेट में एक प्लॉट को 2, 4, 5 लोग भी लिखवा लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम होता है। तो क्या इसमें जो यूजर्स का पैसा डूब जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बाद में बात करेंगे, इंडिया कंट्री में बहुत सारा यहां पर फ्रॉड और स्कैम होता रहता है, चाहे हमारे साथ हो या आपके साथ हो या पूरे इंडियन सिटीजंस के साथ में हो, बहुत सारा फ्रॉड स्कैम हो जाता है। तो क्या इसमें जो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब सभी को रिफंड करवा सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। सहारा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, लोगों का पैसा डूब गया है। पल्स कंपनी इतनी बड़ी थी, लोगों का पैसा डूब गया है। तो क्या सभी लोगों का पैसा ये रिटर्न करवा सकते हैं? कोई ऐसा तरीका है? अगर कोई तरीका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में इन्होंने अभी रिसेंटली जो बात कही है, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इन्होंने ये कहा है कि मार्क्स माय वर्ड, मतलब मेरी बात को ध्यान रखना, लिख लेना, नोट कर देना, ये इनका कमिटमेंट एक तरीके से हो गया। और इन्होंने क्या कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रॉम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। चलो, मैंने आपकी बात मान लिया कि आपने जो कहा वो सही है, लेकिन आप हमको क्या एक जवाब दे सकते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस इससे पहले हुई है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई? 2009 में। क्या उससे पहले कोई प्रूफ है कि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए हैं, रिसेशन नहीं आया है? बहुत बार आया है, ये सभी को पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप खुद सोचिए, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का कोई 100% फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ना किसी ने अभी तक बनाया है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो 3-4 कैटेगरी की होती है, जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी मानी जाती है वो कमोडिटी की मानी जाती है। अब कमोडिटी के कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे बहुत सारा क्रूड ऑयल जो मार्केट में अवेलेबल है वो हो गया। उसके बाद में सिल्वर, गोल्ड, डायमंड हो गया। इसको हम कमोडिटी कैटेगरी में मानते हैं और सभी लोगों का मानना है। लेकिन अभी एक न्यूज निकल करके आई थी रिसेंटली, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे दिनों से ये न्यूज वायरल होती रहती है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो बिटकॉइन को एज ए कमोडिटी लीगल करना चाहता है, फ्रेमवर्क बनाना चाहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर अमेरिका जैसा कंट्री बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए कमोडिटी इसको लीगल कर रहा है तो बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे कंट्री हो सकते हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए कमोडिटी लीगल कर सकते
हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो यूटिलिटी टोकन है। अब यूटिलिटी टोकन में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आती हैं। एग्जांपल के लिए हम आपको इथेरियम का बता देते हैं। अब इथेरियम का यूज केस मार्केट में कितना है? बहुत ज्यादा है। 95% ऐसे टोकन्स हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसको हम शॉर्ट में डैप्स बोलते हैं, वो भी इस पर परफॉर्म करते हैं, बनते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेमेंट सिस्टम हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। तो ये हो गया यूटिलिटी टोकन का यूज केस। उसके बाद में स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे आते हैं, स्टेबल कॉइन, जैसे यूएसडीटी है, बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी का BUSD है। ऐसे बहुत सारे यहां पर स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर की जो कैटेगरी है वो आती है सिक्योरिटीज की। अब सिक्योरिटीज में क्या होता है? सिक्योरिटी टोकन आते हैं मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा। अमेरिका बहुत दिन से कह रहा है कि रिप्पल एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी टोकन मानता है। लेकिन अब यहां पे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो फंड रेज करती हैं और उसके बदले में यूजर्स को टोकन्स प्रोवाइड करती हैं। इसको हम यूटिलिटी टोकन में मानते हैं। ये सॉरी, यूटिलिटी टोकन तो इथेरियम हो गया। सिक्योरिटीज में इसको मानते हैं कि यहां पर जो कंपनी फंड रेज करती है और अपने यूजर्स को टोकन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में बात करेंगे अब आरबीआई गवर्नर साहब यहां पे क्या दिए हैं। एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि सेकंड नंबर का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX जो डूब गया है। बहुत अच्छी बात है, आपने एग्जांपल एकदम एक्यूरेट दिया है। मार्केट में डूबा है, लोगों का पैसा डूबा है, और ये सभी लोग जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर हैं सभी लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता भी है। अब आप खुद सोचिए कि अगर FTX क्रिप्टो करेंसी डूब गया, एग्जांपल भी आपने सटीक दे दिया, लेकिन मैंने कुछ पर्सनल डाटा रिसर्च किया है, उसके बिहाफ पे आप लोगों के लिए जानकारी के लिए देना चाहता हूं कि अपने इंडिया कंट्री की अगर हम बात कर लें तो लगभग 35 to 36 बैंक्स ऐसी हैं जो लोगों का पैसा डूब गई हैं, बैंक से ही खत्म हो गई है, बैंक करप्ट हो गई है। उसके बाद में मार्केट में बहुत सारी ऐसी MLM कंपनी है जो मार्केट में पूरी तरीके से लोगों के साथ में फ्रॉड और स्कैम कर गई। उसके बाद में आप खुद सोचिए, विजय माल्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद नीरव मोदी जी का नाम सुना होगा। तो यहां पे क्या है, बहुत सारा फ्रॉड स्कैम ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा नहीं कि FTX ऐसी पहली कंपनी है जिसने मार्केट में लोगों के साथ में फ्रॉड और स्कैम किया है। और आप खुद सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोगों का पैसा डूब गया, यूजर्स का पैसा डूब गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आरबीआई के गवर्नर साहब जिम्मेदारी ले सकते हैं, या फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, या कोई ऐसा है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जितने भी लोगों का, इंडियन सिटीजंस को लॉस हुआ है, उनकी कोई जिम्मेदारी ले सकता है? उसके बाद में तीसरी बात हमने ये लिखी है कि यहां पर ह्यूज कन्वर्सेशन होता है। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर बहुत सारा ऐसा है जो बहुत सारे करप्शंस होते हैं इंडिया में, उसमें जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं कहीं ना कहीं उनका पैसा जो है वो मार्केट में डूब जाता है। उसके बाद में एक और डाटा मैंने निकाला है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे कंट्री में इतनी अच्छे रूल और रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट इतनी टाइट है, उसके बाद भी वहां पर 500 प्लस बैंक्स जो हैं वो डूब गए हैं और बहुत सारे यूजर्स का पैसा डूब गया है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन है इस चीज का जिम्मेदार जो रिटेल लोगों का पैसा डूब जाता है? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हर जगह रिस्क है, हर जगह इश्क है, हर जगह लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सभी को ये चीजें पता है। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो वीडियो का सबसे मेन मोटिव है कि आखिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं। अब सॉल्यूशन यह है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आरबीआई है, कोर्ट है, उसके बाद रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, फेरा है, फेमा है, ये सारे इतने लोग हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, 100% लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए सफिशिएंट है। और अगर इसमें से किसी लोगों को और किसी कंट्री की जरूरत पड़ती है, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आप सीजेड को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर मार्क कुबैन को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर जितने भी कंट्री के जो भी एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट मिस्टर नईब बुकेले, उन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर किया है, तो इनको इनवाइट करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से मीटिंग किया जा सकता है, और मीटिंग करने के बाद में एक प्रॉपर तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है। और अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटी की बात कर लें तो आप खुद सोचिए, अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 100% रेगुलेट कर दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे एक्सचेंजेस यहां पे नए नए लॉन्च हो जाएंगे, बहुत सारे एक्सचेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे यूजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और केवाईसी लीजिए आप पूरी प्रॉपर तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करिए, और नए नए स्टार्टअप्स होंगे तो आप खुद सोचिए बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जो लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद में पिछले 6 महीने में जो अभी एक डाटा निकल करके आया था, आप लोगों को भी मैंने शेयर किया था कि जुलाई से अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपीस का टीडीएस कलेक्ट किया है। तो आप खुद सोचिए कि छोटा सा अमाउंट नहीं है, 60 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है टीडीएस से, वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स के थ्रू। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें टैक्स का कलेक्शन भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो सकता है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है और हमारी जीडीपी को भी हेल्प कर सकती है। और उसके बाद में अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज की बात कर ले, डीएलटी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, मेटावर्स है, एनएफटीज है, और वेब 3.0
क्रिप्टो है, इन सभी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। बस प्रॉब्लम यह है कि आप कितनी जल्दी समझते हैं इन सभी चीजों को और जल्दी से जल्दी यहां पर रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। जितनी भी कंट्री है जितने जल्दी यहां पर अडॉप्ट करते हैं वो ही आगे जाता है। आप लोगों ने एक चीज जरूर सुना होगा कि कोई भी चीज है जितनी जल्दी आप अडॉप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उतने जल्दी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये रहा मेरा जो है ऑनेस्ट ओपिनियन आप सभी लोगों के साथ में। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो में कमेंट्स जरूर करना है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्योंकि मैंने जो पूरा एक्सपीरियंस था हमारा 6-7 साल का बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का, वो आप सभी लोगों के साथ में मैंने पूरी तरीके से शेयर कर दिया है। कमेंट्स जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिएगा ताकि सभी को एकदम एक्यूरेट नॉलेज मिल सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।